करें स्टार्ट। बुआ के लड़के कौन? आज बच्चे कम दिख रहे हैं भाई। 12 बजे की क्लास, 12 बज के 8 मिनट हो रहे हैं, बच्चे नहीं आए। ऑनलाइन भी नहीं दिख रहा कोई। ऑनलाइन चेक करो यार, मेरी मधुर आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। ओ किटी पार्टी स्टार्ट हो गया बेटा। वो कोई ऑनलाइन देखो, यहाँ कोई ऑनलाइन दिख नहीं रहा है मेरे को। मेरी आवाज आ रही है? मधुर मधुर सी आवाज आ रही है मेरी। सब अपने में ही लगे हुए हैं। श्री बेटा बैग ऐसे 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 निकाल के कॉपी नोट्स कुछ निकाल ले। वो देखो वो। अच्छा तो 12वीं का है, ठीक है, मेरे को लगा ये क्लास। अरे हो ना भाई, इंसर्ट क्या दिक्कत है। हाँ। आइए मोक्ष जी। चलिए दोस्तों। अरे हो ना भाई। एक मिनट। हेलो। हेलो। आ रही है, हेलो। बहुत बढ़िया। ऑनलाइन क्या पढ़ लेते हैं दोस्तों, स्क्रीन पर देखिए। हाँ जी। चलो सेटल हो जाओ बेटा, बहुत बहुत हो गया हंसी मजाक। फटाफट बैठ जाओ। स्टार्ट कर रहे हैं अपन। आइए मैडम। हाँ जी। अरे बैठ जाना भाई। देखो क्या जगह नहीं मिल रही क्या? मैं आता हूँ, मैं सोचता हूँ कि आप गुस्सा नहीं करूंगा, गुस्सा नहीं कर। बैठ जा बेटा, बैठ जा, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं कुछ। मेरी बात सुनिए। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है दोस्तों? डिपार्टमेंट क्या होते हैं? गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट क्या होते हैं? ये टीचर खड़ा हुआ बेटा है, ये सामने। गवर्नमेंट है। आवाज मत दे रहे। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट क्या होते हैं? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भोपाल, इंदौर, इंदौर। गव उज्जैन, उज्जैन। मेरे को बताओ। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से आप कवि क्या कहना चाहते हैं? पीछे व्हाइट वाला भाई। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या होता है भाई? यूं क्या एस्थेटिक लुक क्या दे रहा है मेरे को? बता फटाफट बता। बहुत बढ़िया। बोलना कुछ तो बोल ले। कुछ तो। अरे यार। मेरी बात सुनो बेटा। ओ बेटा। डिपार्टमेंट का मतलब मैंने क्या बोला था? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट किसको ऑर्डर देगी? मिनिस्ट्रीज को। और मिनिस्ट्रीज किसको ऑर्डर देते हैं? डिपार्टमेंट को। अपन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं ना, तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं दोस्तों। जैसे इनकम टैक्स में आपके कोई चाचा जी काम करते होंगे तो आप बोलते हो ना, मेरे चाचा जीएसटी डिपार्टमेंट में है, मेरे चाचा इनकम टैक्स में है, मेरे। वो होता है ना कि हैं। हाँ। मेरे फूफा जी पुलिस में हैं, ऐसे बोलते हैं ना, तो वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं। यानी कि बेटा वो क्या है?
गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, बुआ की इसीलिए शादी करवाई थी, समझ रहे हो आप? तो समझ में आया, इसको अपन डिपार्टमेंट बोलते थे, जिसमें अपन ने कुछ अच्छी अच्छी चीजें पढ़ी थी। आप किसी से मिलने गए तो उसके फीचर्स तो देखोगे ना, क्या क्या फीचर हैं। तो फीचर में पहला फीचर, बेटा ये गुनगुन गुनगुन बातें मत करो, फिर दूसरे डिस्टर्ब होते हैं, कृपया करके थोड़ा इधर देख लो। मैंने क्या बताया था, जो डिपार्टमेंट्स है ना, इनको फंडिंग मिलती है गवर्नमेंट से। इनको फंडिंग मिलती है किससे? गवर्नमेंट से। और ये जो कमाते हैं ये जाएगा भी किसमें? गवर्नमेंट के खजाने में। मतलब गवर्नमेंट के खजाने से ही इनको पैसा मिलेगा, और गवर्नमेंट के खजाने में ही ये उसको कमा करके वापस दे देंगे। मतलब ये गवर्नमेंट क्या है? मम्मी। बुआ चाची से हमको पैसे मिले, हमने मम्मी को दे दिए, है ना? और मम्मी को बोला मम्मी घूमने जाना है, तो मम्मी ने ही अपने पास से पैसे निकाल करके दे दिए। दूसरा, इसका अकाउंट एंड ऑडिट कौन कराता है दोस्तों? एक वर्ड सिखाया था, सीएनएजी करके कुछ सिखाया था, सीएनएजी। तो दोस्तों ये सीएनएजी जो है ना, आइए सर जल्दी, बजरंग दल जल्दी आओ। हाँ बोलो। हाँ, गवर्नमेंट में बताता हूँ ना, इसका जवाब आपको इकोनॉमिक्स में मिलेगा। बहुत अच्छा, हीत ने बढ़िया डाउट पूछा। इधर देखो सारे लोग, हीत का डाउट ये है। ए बजरंग दल बैठ जा यार फटाफट। हीत, ए क्या नाम है तेरा? तनिष्क, बेटा बैठ जा। बर्थडे है, बैठो सुनो। अरे इधर देख लो यार, मेरे से डर भी नहीं लगता किसी को। मेरी बात सुनो। हीत ने क्या बोला कि गवर्नमेंट ही नोट छाप सकती है। तो गवर्नमेंट ज्यादा नोट छाप करके वो खुद ही पैसे की, फॉर एग्जांपल उसको पैसे चाहिए, तो मोदी जी को ऐसे बोलना चाहिए ना, जा बेटा हजार हजार के बहुत सारे नोट, 500 500 के बहुत सारे नोट छाप ले। ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं बोलते हैं? इकोनॉमिक्स में अपन पढ़ते हैं दोस्तों, इकोनॉमिक्स में अपन लोग पढ़ते हैं कि बेटा ऐसा नहीं होता। क्या? बहुत बढ़िया, क्या बात है, देव के लिए तालियां बजाओ यार। सही बोला उसने। पैसे की वैल्यू डाउन हो जाती है। अगर आप बहुत ज्यादा अवेलेबल रहोगे तो आपकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। क्या बात है। वैसे ही ज्यादा पैसा, मेरी बात सुनो, ज्यादा ज्यादा पैसा अगर होगा ना, मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं है कि नोट तो कागज का टुकड़ा ही है, जितना चाहो। वो नोट की कीमत उस कागज के टुकड़े की कीमत नहीं है, उस वैल्यू की। अरे यार, तो पागल वागल हो क्या? सुन लो, कुछ समझा रहा हूं मैं तो। ये वाला सेगमेंट बहुत बात कर रहा है, ये चुप बैठे हैं आज। ये प्लीज बेटा चुप हो जा, काम की बात समझा रहा हूँ। वो छोटू, चुप रहना है ना आप सब। क्या होता है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अपने यहाँ इंडिया में खेत तो लिमिटेड ही है ना? तो खेत में जो अनाज अपन प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी लिमिटेड ही होगा। अब एक बात बताओ, अगर सबके पास करोड़ों करोड़ों रुपए होने लग गए, जैसे हीत ने क्या बोला कि पैसे की ही दिक्कत है ना, गरीबी दूर करनी है ना, तो छाप करके बांट दो गरीबों में। अगर इतना ही सिंपल होता तो आप दिमाग लगाओ, हर गरीब के पास, जो फॉर एग्जांपल भीख भी मांग रहे हैं ना, उनके पास भी 1 1 लाख रुपए जेब में पड़े हुए हैं। अगर ऐसा हो जाए तो सारे लोग दुकानों पे भागेंगे चीजें खरीदने के लिए। समझो मेरी बात को। जैसे सबके पास 1 1 करोड़ रुपए दे दिए सरकार ने, बोले भाड़ में जाए, सब 1 1 करोड़ रुपए ले लो। अगर ऐसा हो गया, सब 1 1 करोड़ रुपए ले लो, तो फिर ऐसे केस में सारे लोग दुकान पे भागेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरी सुनार की दुकान है, ठीक है? अब तुम सबके पास 1 1 करोड़ रुपए हो गए, तुम सब आकर के गहने खरीदने आ जाओगे, इतना तो मेरे पास स्टॉक भी नहीं होगा। तो ऐसे करके क्या होगा दोस्तों, कि सारे रिसोर्सेस खत्म हो जाएंगे, अनाज भी खत्म हो जाएगा, गहने जवाहरात सब कुछ खत्म हो जाएंगे, और चीजें बचेगी ही नहीं, तो पैसे का करोगे क्या? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है मैंने क्या बताया अभी तक? आपको नहीं आ रहा? ध्यान से समझो, फिर से बता रहा हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं, मेरी सुनार की दुकान है, और गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि सब, पूरे जितनी भी जनता है ना, 140 करोड़ जनता को, जितने भी है, 1 1 करोड़ रुपए सबको बांट दो, 140 करोड़ रुपए बांट दो, मान लो ऐसा बोल दिया। सब लोग आएंगे चीजें खरीदने के लिए। अब एक बात बताओ, अगर सब लोग इतना सारा चीजें खरीदेंगे कि लोग 1 1 किलो थैली में भर भर के सोना लेके जा रहे हैं, क्योंकि पैसा तो सबके पास है, लोग क्या बोलेंगे? अरे ये पूरा प्लॉट मेरा, ये पूरा इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स पूरा मेरा, पैसा तो बहुत है। तो एक बात बताओ, 10 दिन के अंदर अंदर हमारा पूरा देश ही बिक जाएगा।
10 दिन के अंदर अंदर लोग सब कुछ खरीद डालेंगे, तो उसके बाद खरीदने के लिए चीज ही अवेलेबल नहीं होगी तो पैसे का करोगे क्या, अचार डालोगे क्या? मतलब उसके बाद क्या होगा पता है? आपकी जेब में 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं लेकिन 1 लाख रुपए का कुछ भी नहीं है, लोग क्या करेंगे, जला जला करके वो हाथ सेकेंगे उसमें, क्योंकि पैसे की वैल्यू रद्दी के बराबर हो जाएगी। क्या समझ में आया मैंने क्या बोला? क्योंकि रिसोर्सेस ही नहीं बचेंगे। जैसे अपने देश में जमीन तो लिमिटेड है, अब मान लो सबके पास 10-10 करोड़ रुपए मान लो, तो लोग तो सारी जमीनें खरीद डालेंगे, तो फिर देश में जमीनें ही नहीं रहेगी, तो फिर ऐसे केस में तो कुछ खरीदने के लिए बचेगा ही नहीं ना। लोग जो है वो 100-100 किलो अनाज भर लेंगे अपने घर में, तो अनाज ही नहीं बचेगा, भूखे मर जाएंगे लोग। आई क्या बात समझ में? इसीलिए जो छोटे छोटे देश है ना, जिम्बाब्वे का नाम सुना होगा कभी क्रिकेट में, तो जो जिम्बाब्वे जो है ना, वहां पर एक पानी की बोतल 1,000 रुपए की मिलती है। जो 10 रुपए की अपनी बोतल है ना, वो एक पानी की बोतल 1,000 रुपए की मिलती है। क्यों? पाकिस्तान के हाल देखे आप लोगों ने? वहां पर जो सब्जी यहाँ पे 50 रुपए किलो है, वो पाकिस्तान में 200 रुपए किलो है। क्यों? क्योंकि वहां पर लोग बहुत ज्यादा हैं, गरीबी ज्यादा है, लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन लोगों के पास रिसोर्सेज ही नहीं है। वो कहाँ से? क्योंकि क्या है कि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, आबादी बहुत ज्यादा है। इसीलिए तो लोग बोलते हैं कि पॉपुलेशन को कम करो, हम दो हमारे दो। चाइना में चलता है हम एक हमारा एक। क्यों चलता है? क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा रिसोर्सेज खर्च होंगे। क्या ये समझ में आई क्या बात? इसीलिए ऐसे नोट नहीं छाप सकते। क्लियर हुआ इकोनॉमिक्स में? और आप आराम से पढ़ोगे, है ना? बाकी मैंने बेसिक लॉजिक आपको बता दिया। तो यहाँ पर जो ये बोल रहा है ना कि गवर्नमेंट लोन क्यों लेती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी पैसा तो लिमिटेड है ना, सप्लाई तो लिमिटेड रखना पड़ेगा। अगर आप हर हर महीने के मान लो लाख लाख करोड़ रुपए छापने लग गए, तो लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा। इसीलिए अपने को पैसे का कंट्रोल रखना पड़ता है, ऐसे ज्यादा पैसे सप्लाई नहीं कर सकते, अदरवाइज अपना देश गरीब हो जाएगा। पता चला एक पानी की बोतल खरीदने के लिए हजार हजार रुपए देने पड़ रहे हैं, तो भाई सब भूखे ही मर जाएंगे। आई क्या बात समझ में? बहुत बढ़िया दोस्तों। तो ये सेकंड वाला पॉइंट अपन ने क्या बोला था कि ऑडिट कौन करेगा? सीएनएजी करेगा। सीएजी, सीए को जी लगा करके बोल रहे हैं अपन। सी एंड ए जी मतलब के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को ऑडिट कराता है। और इन डिपार्टमेंट्स में जो लोग काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं प्यार से? गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और फिर मैंने क्या बोला था कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के भी अपने अपने डिवीजन होते हैं। जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर पैन कार्ड बनाने वाला ऑफिस अलग होगा। फॉर एग्जांपल किसी के टीडीएस वगैरह का ऑफिस अलग होगा, वो अलग अलग आप पढ़ोगे आगे जाके। जीएसटी में मान लो कि अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग ऑफिस दे रखा है। आधार कार्ड के लिए मान लो फिंगरप्रिंट वाला अलग दे रखा है, डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए अलग डिपार्टमेंट है। ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं ना। एक सरकारी बैंक में लोन वाला अलग डिपार्टमेंट होता है, अकाउंट खुलवाने का अलग होता है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। और लास्ट में हमने क्या बोला कि अकाउंटेबल है। अकाउंटेबल का मतलब होता है जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल। तो अल्टीमेटली मिनिस्ट्री इनकी बॉस है। कुछ भी अगर गलती हो जाएगी तो ये जवाबदार किसको होंगे? मिनिस्ट्री को। क्या ये वाला सेक्शन क्लियर हुआ क्या फीचर्स का सारे लोगों को? लिख दोगे? कोई दिक्कत तो नहीं है? तनिष को छोड़ के लिख दोगे पक्का? सेकेंड वाला मेरिट, सुनो मेरी बात। मेरिट मतलब अब उनकी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, उनकी तारीफ करने का समय है। चलो मेरिट में अपन पहला क्या बोल रहे हैं देखो। ये पार्लियामेंट को कंट्रोल करने के लिए मदद करता है। जैसे क्या है ना, पार्लियामेंट मतलब के गवर्नमेंट, पार्लियामेंट को अपन क्या बोल सकते हैं दोस्तों? गवर्नमेंट। पार्लियामेंट क्या होता है? जहां पर वो शांतिपूर्वक तरीके से बात करते हैं ना सारे मिनिस्टर, है ना, एक दूसरे पे कुर्सी वुर्सी फेंक के जो बात करते हैं, उसको अपन पार्लियामेंट बोलते हैं। तो पार्लियामेंट का डायरेक्ट कंट्रोल होता है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में। लेकिन पार्लियामेंट क्या हम पे कंट्रोल कर सकती है क्या डायरेक्टली? मतलब जो हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, पार्लियामेंट का हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। सरकार का किस पे कंट्रोल है? उनके खुद के डिपार्टमेंट में। जैसे पड़ोस वाली आंटी उनके बच्चे को मार सकती है, आपको थोड़ी मार सकती है, क्योंकि उनके बच्चे पे खुद के बच्चे पे उनका कंट्रोल है, लेकिन पड़ोसी के बच्चे पर थोड़ी है। तो सिमिलरली गवर्नमेंट के बच्चे कौन है? मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स। तो वहीं पर वो कंट्रोल रखेंगे, प्राइवेट सेक्टर पे कंट्रोल नहीं रखेंगे। तो पहला मेरिट क्या है कि पार्लियामेंट को फैसिलिटेट करती है। फैसिलिटेट मतलब मदद करती है कि वो उन पे क्या कर सके? कंट्रोल कर सके। दूसरा, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि ये क्या है दोस्तों? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ऐसा होता है ना, अगर ट्रेन लेट हो जाती है तो लोग हंगामा कर देते हैं, क्या बोलते हैं? सरकारी ट्रेन है, पब्लिक के टाइम की कीमत नहीं है क्या आपको? ऐसे ऐसे होता है। मतलब लोग जो हैं
आप पब्लिक के लिए काम कर रहे हो तो पब्लिक आवाज उठा सकती है ना कि तुम तो पब्लिक ऑफिस हो, तो तुम हमारा काम ठीक से क्यों नहीं कर रहे हो। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ठीक से इलाज नहीं होता है तो लोग आंदोलन पे उतर आते हैं कि ये सरकारी डॉक्टर हैं ठीक से इलाज नहीं करते हैं, क्योंकि वो पब्लिक के प्रति क्या है, अकाउंटेबल है। तो दूसरा आ गया हायर डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि डिपार्टमेंट को पब्लिक को भी क्या देना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है। दो पॉइंट क्लियर हुए क्या, पहला पार्लियामेंट कंट्रोल इफेक्टिव कंट्रोल इन पे एक्सरसाइज कर सकती है, और दूसरा अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है टुवर्ड्स पब्लिक। दो चीजें क्लियर हुई क्या दोस्तों, क्लियर। तीसरा पॉइंट, ये जो रेवेन्यू अर्न करेगा ये किसको देगा, गवर्नमेंट को। कहां जाएगा, गवर्नमेंट के खजाने में, जिसको अपन क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ट्रेजरी। ठीक है, तो ये सोर्स ऑफ इनकम हो गया ना दोस्तों, कमाऊ पूत है ये। जैसे रेलवे कितना कमाऊ पूत है, जैसे जीएसटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट, रेलवे से भी बहुत कमाई होती है अपने देश की, इसीलिए रेलवे को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है, क्योंकि करोड़ों रुपए का रोज का इनका रेवेन्यू है रेलवे से, क्योंकि लोग हैं। लॉस वो बोलने का लॉस होता है, वो एक्चुअली अच्छा खासा रेवेन्यू आता है रेलवे से, वो तो दिखाने का तरीका है। आप अच्छी खासी प्रॉफिट वाली चीज को भी लॉस में दिखा सकते हो, लेकिन रेवेन्यू आता है, जीएसटी से आता है, जिसकी वजह से अपना देश चल रहा है। तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया, कमा करके देता है। तो पहली चीज मैंने क्या बोली, पार्लियामेंट कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकता है, दूसरा पब्लिक के प्रति जिम्मेदारी बढ़ जाती है, दूसरा, और तीसरा इनकम का सोर्स है गवर्नमेंट के लिए, चौथा वेयर नेशनल सिक्योरिटी इज कंसर्न। मैंने क्या बताया था, जब भी देश की सिक्योरिटी की बात आ जाए, यानी कि देश की बॉर्डर मैनेजमेंट की बात आ जाए, या फिर देश पे हमले वगैरह की बात आ जाए, तो भैया पब्लिक सेक्टर पे ज्यादा भरोसा करेंगे, क्योंकि प्राइवेट के पास इतने रिसोर्सेस थोड़ी होते हैं। जैसे मैंने पहलगाम अटैक का एग्जाम्पल दिया था, कि पहलगाम अटैक का एग्जाम्पल दिया था तुमको भाई, 11वीं में इतने फोन आते हैं, मेरे पास 11th में फोन ही नहीं था मेरे पास। मेरे पास फाउंडेशन में भी फोन नहीं था, इंटर में आके फोन आया है। सर आप रोज लेट आते हो, क्या दिक्कत है? स्कूल गए थे, किससे, राहिल, उसको बोल खुद आए, ये कोई बात नहीं होती बार बार। चलो इधर देखो, नेशनल सिक्योरिटी का मतलब यह है कि अगर कोई भी अटैक वगैरह होता है या हमारा देश खतरे में होता है, तो ऐसे केस में हम ये अंबानी अदानी इन सब पे थोड़ी अपन ट्रस्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट को अपने डिपार्टमेंट्स लगाने पड़ते हैं, अपनी फोर्स वगैरह लगानी पड़ती है। इसीलिए सिक्योरिटी इज कंसर्न, दिस इज द मोस्ट सुइटेबल सिंस अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री, मतलब के कुल मिला के गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में होता है ना। आप लोगों ने उरी फिल्म देखी है क्या, वो उरी, तो उरी मूवी में डायरेक्टली वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो ऑर्डर देता है ना कि आप अटैक करवा दो, आप ये कर दो, तो कोई प्राइवेट थोड़ी इन्वॉल्व होता है। साथ बेटा एक तो लेट आया, ऊपर से पंचायत कर रहा है, इधर देख ले, इधर देख ले, मत बोल बेटा, सब आवाज आ रही है, इधर देख। और लास्ट में ये वाले जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है ना, वो इजीली रजिस्टर भी हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट का ही तो है, गवर्नमेंट आधी रात को भी साइन कर देगी, तो इसीलिए इजीली फॉर्म्ड। तो मेरिट मेरिट याद हुए क्या, एक बार मेरे साथ बोलो बेटा। पहला मैंने क्या बोला, पार्लियामेंट डायरेक्ट कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकता है, पार्लियामेंट डायरेक्ट कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकता है, पार्लियामेंट डायरेक्ट कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकता है, पहला। दूसरा, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, दूसरा पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। तीसरा, गवर्नमेंट को इससे रेवेन्यू मिलता है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है, पार्लियामेंट डायरेक्ट कंट्रोल एक्सरसाइज कर लेता है, इनकम सोर्स है गवर्नमेंट के लिए। सिक्योरिटी की जब बात आती है तो गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल हो जाता है, और इजीली फॉर्म्ड हो जाती है ये वाले डिपार्टमेंट्स। इजी फॉर्मेशन, गवर्नमेंट को डायरेक्ट रेवेन्यू आता है, सिक्योरिटी जब होती है तो गवर्नमेंट पूरी सिक्योरिटी का ध्यान रखता है, डायरेक्ट कंट्रोल होता है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है, रेवेन्यू कमा करके देता है, और पार्लियामेंट का डायरेक्ट कंट्रोल होता है। इस पर्टिकुलर चार्ट में किसको दिक्कत है इस क्लास में, तो पूरा अभी आया है, अब क्या कट, तुरंत तेरे रिपीट नहीं करूंगा, इतना लेट आया। और कोई डिस्क्रिमिनेशन क्या, वो 5 बार बता दिया इनको, अब आया, क्लियर, ठीक है।
उसके बाद हम इसकी बुराइयां कर रहे हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की, कि भाई अच्छी अच्छी बातें तो सुन ली, अब कुछ बुराइयां सुन लो। सुनो मेरी बात, अब मैं लिमिटेशंस बताने जा रहा हूं, सुनो। लिमिटेशन में पहली लिमिटेशन ये है कि इनके पास ना कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। युवराज, मत कर बेटा, है ना, इधर देख ले आप। अब कोई बात मत करो, समझ में आएगा नहीं तुम लोगों को, आधे बच्चों को समझ में नहीं आता है, तुम इतनी बातें करते हो। ठीक है, एक ही बात क्यों बार बार समझाऊं यार, मैं अब थक गया हूं, मैं भी इधर देख लो प्लीज यार। लिमिटेशन, पहली लिमिटेशन ये है कि अगर मैं एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हूं, मतलब मेरे ऊपर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, तो मैं अपने हिसाब से डिसीजन ले सकता हूं ना। मुझे गवर्नमेंट को बार बार पूछने की जरूरत है ही नहीं। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है जब आप इंडिपेंडेंटली काम करने लगते हो, किसी का आपके ऊपर कंट्रोल नहीं होता। कंट्रोल क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर आप एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, तो जब तक सरकार का ऑर्डर नहीं आएगा आप कुछ कर ही नहीं सकते। जैसे मैं एक सरकारी डिपार्टमेंट में बैठा हूं, तो हम क्या बोलते हैं, भाई साहब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, वो गवर्नमेंट का सरकार का ऑर्डर है। सरकार के ऑर्डर के आगे तो हमारी चल ही नहीं सकती है। तो पहली बुराई ये है कि यहाँ पर ना कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। मतलब सरकार ने बोला करने का तो करने का, लेकिन अगर वो मैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होता तो यहाँ मैं अपने हिसाब से डिसीजन ले सकता हूँ ना। मुझे किसी के ऑर्डर का वेट करने की जरूरत नहीं है, हम तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। एग्जाम्पल, अगर कोई सरकारी स्कूल है, तो सरकारी स्कूल में अगर उनको बच्चों को खाना भी बंटवाना हो या बच्चों को किताबें भी बंटवानी हो, तो पहले सरकार से पूछना पड़ता है। सरकार के ऑर्डर आते हैं, अगर उनको अपने हिसाब से एग्जामिनेशन लेनी हो तो सरकारी स्कूल नहीं ले सकता, गवर्नमेंट का टाइम टेबल आता है। तो वो सरकार का टाइम टेबल उनको फॉलो करना पड़ता है, किसमें? सरकारी स्कूल में। लेकिन अगर मैं एक प्राइवेट स्कूल हूं तो हमारी मर्जी के मालिक है, जब हमको क्वार्टरली हाफ ईयरली यूनिट टेस्ट करवाने हैं हम जब करवा सकते हैं। हमको जब बच्चों को जो बुक पढ़ानी है हम वो वाली बुक पढ़ा सकते हैं। एक और एग्जांपल, अगर मैं एक सरकारी हॉस्पिटल हूं और हमें कुछ मशीन वगैरह की जरूरत है मरीजों के लिए, तो जब तक सरकार सैंक्शन नहीं करेगी हम मशीन वगैरह भी नहीं ला पाएंगे। लेकिन अगर हम एक प्राइवेट हॉस्पिटल है तो हमारी मर्जी भाई, जो नया कमरा बनाना है, जो नया एनआईसी एनआईसीयू आईसीयू जो खोलना है अपन खोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां हमारी मर्जी है। पहला पॉइंट समझ में आया क्या? फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, जैसा सरकार बोलती है वैसा करना पड़ता है। दूसरा, एम्प्लॉइज ऑफ और हेड डिपार्टमेंट ऑफ सच अंडरटेकिंग आर नॉट अलाउड टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सरकारी ऑफिस में अगर मान लो कोई दीवार वगैरह टूट रही है या कोई फर्नीचर वगैरह हमको बनवाना है, तो ऐसा नहीं बोल सकता जाओ डायरेक्टली जाओ खर्चा कर लो। पहले एक लेटर लिखना पड़ेगा, फिर वो उसके सीनियर के पास जाएगा, फिर वो उसके सीनियर के पास जाएगा, फिर 2-3 महीने में पैसा आएगा। उसके बाद जा जा करके ये लोग क्या करते हैं, कुछ भी काम करवाते हैं। मतलब सरकारी ऑफिस में ऐसा देखा है ना कि सरकारी ऑफिस में काम कराना तो बहुत ज्यादा दिक्कत वाला काम है। यहाँ पर तो क्या है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, चप्पलें घिस जाती है हमारी काम कर करके, ऐसा सुना होगा ना। तो वो इसीलिए है, क्योंकि अगर आप एक सरकारी ऑफिस में कुछ भी काम कराना चाहते हो तो गवर्नमेंट का अप्रूवल वगैरह चाहिए होता है। तो अगर आप थोड़े से समझदार हो तो ऊपर वाला और नीचे वाला पॉइंट सेम है। ऊपर वाला और नीचे वाला पॉइंट समझने के हिसाब से सेम है। क्यों सेम है? ऊपर भी फ्लेक्सिबिलिटी की बात की गई है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब के डिसीजन लेने के लिए मैं स्वतंत्र नहीं हूं। और नीचे भी तो वही बात करी है ना कि डिसीजन अपने हिसाब से नहीं ले सकते। क्या आप लोग जाग रहे हो क्या? दो पॉइंट में लिंकेज ढूंढ पाए? मैंने क्या बताया, व्हाइट शर्ट व्हाइट टी शर्ट, वो व्हाइट टी शर्ट। ये पहले दो पॉइंट समझा तो क्या बताया मैंने? फोन में मत लगा रहे तो क्या लगता है मेरे को नहीं दिख रहा है यहाँ से यार? तेरा नाम क्या है? तू वैसे तो दिखा नहीं कभी क्लास में, क्या 11th में की 12th वाला है, क्या दिक्कत है? तो अगर क्लास में नहीं आया तो भी पढ़ तो ले कम से कम। क्या देख रहा तू फोन में? प्रिंटेड नोट्स है तेरे पास? पढ़ा, ये दोनों चीजें बता फटाफट, क्या लिखा है ये ऊपर? मैंने 10 बार रिपीट कर दिया है इसको। बहुत हैरान करते हो यार तुम लोग कसम से। तो तू नोट्स में देख करके कहाँ खोया हुआ था? नोट्स के नीचे मोबाइल छिपा रखा है क्या? हाँ भाई देव जी बताइए। पहले दो पॉइंट बताए मैंने, अभी 3 बार रिपीट करा है, बताइए।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया, सही बोला। हाँ, ताली वाली रहने दो अब तुम। कुछ भी नहीं है दोनों पॉइंट में। बेटा अब पढ़, जो भी नाम है आपका पढ़ो ठीक से, है ना, इधर उधर मत खोए रहा करो क्लास में। सौरभ, पहली चीज मैंने क्या बताई, गवर्नमेंट में अपन खुद से डिसीजन नहीं ले सकते, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो चाहे आप उसको फ्लेक्सिबिलिटी बोल दो, चाहे आप डिसीजन बोल दो, दोनों का मतलब तो सेम ही है कि मैं खुद से डिसीजन नहीं ले पाऊंगा, खुद से मैं कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। अगर मुझे थोड़ा भी चेंज करना है तो मुझे ऊपर से अप्रूवल चाहिए। जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा मैं कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। लेकिन अगर यही मैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होता, तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन तो अपने मर्जी की मालिक है, उसको गवर्नमेंट से पूछना ही नहीं पड़ेगा। ये दो पॉइंट क्लियर है क्या पूरी क्लास को? क्लियर है क्या बेटा? तीसरा, ब्यूरोक्रेट। ये ब्यूरोक्रेट का मतलब पता क्या होता है? सिंपल, ये जो ब्यूरोक्रेट है ना, इसको आप यही बोलो गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ये ना लिखते हैं ब्यूरोक्रेट का मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है। तो कभी ब्यूरोक्रेट आए ना तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोलते हैं। एक्चुअल में ब्यूरोक्रेट उन लोगों के लिए यूज किया जाता है, आईएएस आईपीएस ऑफिसर, उनको नौकरशाह बोलते हैं। नौकरशाह मतलब कि, मतलब नौकरशाह उसका वर्ड है, मतलब जो गवर्नमेंट के लिए काम करता है ना उसको आप ब्यूरोक्रेट बोलते हो। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिख लो। तो ब्यूरोक्रेट्स ओवर कॉशियस एंड कंजर्वेटिव अप्रूवल डज नॉट अलाउ देम टू टेक रिस्की वेंचर। क्या बात लिखी है, वाह, क्या तो कोई याद सुनो मेरी बात। ये थर्ड पॉइंट का मतलब ये है कि ब्यूरोक्रेट मतलब के जो सरकारी नौकर या सरकारी एम्प्लॉय होते हैं ना, वो इतना, अब तीसरा भी आप देखोगे ना तो आप यही पाओगे कि वो ऊपर वाले से कनेक्टेड है, कि ज्यादा रिस्क डिसीजन नहीं ले सकता। जैसे हम ये नहीं बोल सकते कि हम सरकारी कोई डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो हम कोई रिस्की डिसीजन नहीं ले सकते कि अरे यार हमारा नुकसान भी हो जाएगा, एक काम करो सरकार का पैसा रखा हुआ है तो स्टॉक मार्केट में लगा लेते हैं। ऐसी फालतू काम अपन नहीं कर सकते। अगर सरकार का पैसा लगा है तो आप बहुत से बहुत उसको एफडी वगैरह में ही रख सकते हो, जहां पर आपका पैसा डूबने के चांसेस जीरो हो, मतलब आपको सेफ खेलना पड़ता है। थर्ड वाले पॉइंट का मतलब है कि आपको सेफ खेलना पड़ेगा। आप गवर्नमेंट के पैसों से कुछ भी नहीं कर सकते कि उठा उठा के आपने किसी को भी दे दी है। अच्छा एक बात बताओ, किस किस ने हर्षद मेहता वाली सीरीज देख रखी है? देखो हर्षद मेहता वाली सीरीज में क्या था, शॉर्ट में बताता हूं मैं। हर्षद मेहता अमीर कैसे बना था, समझना मेरी बात को, इस साथ बेटा मत मत बात कर, इधर देख ले, सुनो मैं बताता हूँ। हर्षद मेहता अमीर ऐसे बना था कि वो एक बैंक से पैसे लेता था। पुराने जमाने में क्या होता था कि जैसे एक बैंक को छोटू बैंक है और मोटू बैंक है, देखना, तो अगर छोटू बैंक को मोटू बैंक से पैसे लेने हैं तो बीच में ना एक ब्रोकर होता था। जैसे मैं हूं तो मैं इस बैंक से पैसा लेकर के इस बैंक को दिलवा रहा हूं, मतलब मैं एक वो उसको बिचौलिए की तरह काम करता था बीच में। वो दलाल होता है ना, ब्रोकर। तो हम मैं क्या करता था, एक बैंक को पैसा चाहिए तो एक बैंक से पैसा ले लिया और दूसरे बैंक को दे दिया। तो ये हर्षद मेहता क्या करता था पता है, एक बैंक से 500 करोड़ रुपए लिए, तो 500 करोड़ रुपए में एक्चुअल में ना उस टाइम पे सब कुछ मैन्युअली चलता था, लिखा पड़ी, ऑनलाइन कुछ था नहीं। तो कागज वगैरह बनवाने में, एंट्री वगैरह करने में ना 3-4 दिन लग जाते थे। तो वो 3-4 दिन में 500 करोड़ लिए, स्टॉक मार्केट में लगा दिए, ऐसा करता था वो। स्टॉक मार्केट में लगा दिए, पैसा कमाया, 500 करोड़ का 1000 करोड़ बनाया, 500 जेब में रखा, 500 वहां दे दिया। तो ये ऐसे रिस्की काम करता था। अब ये गलत करता था क्योंकि वो बैंक का पैसा क्या है, सरकारी पैसा है। अब वो सरकारी पैसे को ऐसे यूज करोगे क्या तुम, मतलब ये क्या करता था, मिसयूज करता था। फिर जब पता लगा कि अरे ये तो भाई बिना बैंक रिसीट के ऐसे पैसे घुमा रहा है, फिर वो पकड़ा गया। बात आई समझ में क्या बोला मैंने? मतलब वो सरकारी पैसे का क्या कर रहा था, रिस्की तरीके से यूज कर रहा था। तो आप सबसे पहली बात यह है कि आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। जैसे अगर आपके पास सरकार के 50 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं तो वो 50 करोड़ रुपए बहुत से बहुत आप एफडी में ही लगा सकते हो। ऐसा नहीं कर सकते कि आपने कुछ ऐसा रिस्की वेंचर एक का डबल में लगा दिया कि सरकार के पैसे आपने डुबा दिए। ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट है, नो एक्शन कैन बी टेकन अनलेस इट्स गो थ्रू प्रॉपर चैनल अथॉरिटी। इसका मतलब यह है कि ना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में क्या चलता है, प्रॉपर हिरार्की चलती है। हिरार्की का मतलब क्या होता है, पहले टॉप मैनेजमेंट,
फिर मिडिल मैनेजमेंट, फिर लोअर मैनेजमेंट, ऐसे चलता है ना। तो आप कभी भी ये नहीं कर सकते कि अपने सीनियर से बिना पूछे आपने किसी भी पर्टिकुलर कागज पे साइन कर दिया। पहले सीनियर की अप्रूवल आएगी, जैसे पहले गवर्नमेंट की अप्रूवल आती है, फिर सीनियर उस पर साइन करता है, फिर आप साइन करते हो, फिर आगे कुछ होता है। इसीलिए हर एक चीज के पीछे अपने को पहले अपने बड़ों से पूछना पड़ता है। जैसे अपना ये साध है, तो जब इसकी शादी होगी तो पहले दादाजी अप्रूव करेंगे, फिर दादाजी हाँ बोलेंगे तो फिर पापा अप्रूव करेंगे, फिर बाकी घर वालों को दिखाया जाएगा, फिर जाकर के ये इसकी शादी होगी। मतलब कि प्रॉपर अथॉरिटी चाहिए। अगर प्रॉपर अथॉरिटी नहीं हुई तो वो काम आगे नहीं बढ़ सकता। किस चीज का कॉन्ग्रेचुलेशंस? अरे इधर देख लो यार, इधर देख लो, वो हो जाएगा उनका काम, तुम क्यों देख रहे हो उनको सारे लोग? इधर, ये बात समझ में आई क्या? जब तक प्रॉपर अथॉरिटी अप्रूवल नहीं होगा आपका काम नहीं हो सकता। जैसे इसका एग्जाम्पल, जैसे आपने अपने स्कूल में कभी ऐसा देखा होगा कि एक प्रिंसिपल का एक ऐसा एक आता था हर टी वो फिर पियोन क्या होता था, टीचर पढ़ा रहा होता था तो वो आते थे, सर इस पे साइन करवा दो, सर ये बच्चों को सुना दो। तो हम बच्चों को सुनाते थे कि 15 अगस्त के दिन लड्डू बंटने वाले हैं, ऐसे ऐसे करके बोलते थे ना अपन। उस दिन ये आना है, सबको देश मेरा रंगीला पे डांस करना है, ऐसे। तो ऐसे बोलते थे। वो क्या होता था, पहले पहले प्रिंसिपल ने अप्रूव करा, प्रिंसिपल ने अप्रूव करा, फिर टीचर उसको साइन करता था कि चलो सर आप साइन कर दो। तो ये क्या चल रहा है, पहले प्रिंसिपल साइन करेगा, अगर प्रिंसिपल ने साइन नहीं करा तो टीचर साइन नहीं कर सकता, और टीचर ने अगर साइन नहीं करा तो स्टाफ साइन नहीं कर सकता। इसीलिए प्रॉपर क्या चलती है, अथॉरिटी, जिसको अपन प्यार से क्या बोलते हैं बेटा, हिरारकी। क्या बोलते हैं? हिरारकी बोलते हैं, हिरारकी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थ्रू द मिनिस्ट्री। क्या बात लिखी है देखो, सुनो। इसका मतलब पता क्या है? राजनीति तो हर देश में चलती है ना, देश छोड़ो, हर ऑफिस में चलती है। ऐसा कोई ऑफिस, ऐसा कोई घर या ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर राजनीति ना चलती हो। ठीक है। तो क्या होता है ना कि जब भी आप कुछ अच्छा काम करने जाओ तो लोग राजनीति करके टांग तो अड़ाएंगे। तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर हमारा डिपार्टमेंट कुछ भी अच्छा करने जाएगा ना, तो भी क्या होगा, लोग जो है वो पॉलिटिक्स खेल खेल के क्या करेंगे, आपका काम बिगड़वा देंगे। इसका एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूं, पढ़ाते टाइम बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल दे देता हूं। सिर्फ 5% ऐसे बच्चे हैं इस क्लास में जो सुनते हैं, बाकियों के दिमाग से बिल्कुल फुर्र हो जाता है। ना वो दिमाग लगाते हैं, ना ही वो लिखने की कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छा एग्जाम्पल दिया, फिर बोलते हैं कि बस आपने याद नहीं करवाया। तो फिर बेटा ऐसा नहीं चलता ना। सुन लो क्या बता रहा हूँ भाई, मेरे को मालूम है 95% जनता ब्लैंक है अभी इतनी बार बताने के बाद भी, क्योंकि किसी का फोन में दिमाग है, वो दो अपने में बात कर रहे हैं, दो की पेयर बन चुकी है अपने आप। तो नहीं समझ में आएगा, फिर अल्टीमेटली रिकॉर्डेड देखोगे, फिर कितनी बार रिपीट करूँ यार मैं। इधर देख लो बेटा, वो भैया का काम है, वो कर लेंगे सबको, उनको देखने की जरूरत नहीं। इधर देखो सारे लोग, ये वाला एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, ध्यान से समझो। ये लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है ना, इसको समझाने जा रहा हूँ। 2017 में, जब आप बहुत ही छोटे थे, 2017 में, चलो जान दो छोड़ो, 2017 में जीएसटी आया। आपको पता है ये जीएसटी कब से आने वाला था? 2014 से बात चल रही थी, उसके पहले भी चल रही थी, जब से मोदी सरकार आई ना, उसके पहले 2001 से ही चल रही थी वैसे तो। लेकिन 2014 में मोदी सरकार ने बोला जीएसटी लाएंगे, जीएसटी लाएंगे। 3 साल लग गए। क्यों 3 साल लग गए? क्योंकि इनकी जो अपोजिशन वाली जो पार्टीज है, जैसे कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, वो लाने ही नहीं दे रहे थे। कश्मीर में वो महबूबा मुफ्ती करके एक है, तो उसने भी बहुत ज्यादा विरोध किया कि जीएसटी नहीं आना चाहिए। तो जब भी कोई अच्छा काम होता है ना, जीएसटी आया तो अच्छा काम ही हुआ, लेकिन इस अच्छे काम को कोई भी नहीं चाहता था कि आए। क्यों? क्योंकि अगर जीएसटी लाएंगे तो टैक्स चोरी कम हो जाएगी। तो इसीलिए जो लोग जो है वो करप्शन वगैरह करते हैं वो इसके खिलाफ थे। जैसे नोटबंदी हुई, तो नोटबंदी में तो किसी को प्रपोजल ही नहीं दिया गया था, एकदम से उन्होंने 8 बजे अनाउंस कर दिया। लेकिन अगर वो भी पहले से बताते तो उसका भी विरोध किया जाता। तो कोई भी अच्छी चीज जब की जाती है ना, तो उसका अपोजिशन पार्टी विरोध करती है। तो इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। इंटरफेयर करना मतलब के दो लोगों के बीच में तीसरा क्यों बोल रहा है,
ऐसा होता है ना कि हमारे बीच में ये कौन है बोलने वाला, तो इंटरफेयर क्यों कर रहा है? मेरे काम में इंटरफेयर मत करो, मेरी पढ़ाई में इंटरफेयर मत करो, मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो। तो ये इंटरफेयर इंटरफेयर करना मतलब कि अगर सरकार कुछ काम कर रही है तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज, बाकी लोग क्या है, टांग अड़ाते हैं, उनके खिलाफ नेगेटिव बोलते हैं। इसको अपन बोलते हैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। अब आया क्या समझ में क्या बोल रहा हूं दोस्तों मैं? ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आया क्या समझ में? इंटरफेयर करना मतलब कुछ भी सरकार करेगी ना, डिपार्टमेंट अच्छा काम करेगा तो सब टांग अड़ाएंगे। और लास्ट वाला, these organizations are usually insensitive to customer needs। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनसेंसिटिव टू कस्टमर नीड्स का मतलब यह है कि सरकारी डिपार्टमेंट्स में क्वालिटी की उम्मीद नहीं कर सकते आप। जैसे आप कभी भी एमवाई हॉस्पिटल में ऐसे ही कभी जाना तो आपको समझ में आएगा कि अपन कितने प्रिविलेज्ड हैं। वहां पर ऐसे ही लोग बेचारे, कोई साइड में बेचारे की टांग टूटी हुई है तो बेचारा सड़क के किनारे पड़ा हुआ है, मतलब इतनी खराब हालत होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर आप क्वालिटी की उम्मीद नहीं कर सकते। वहां अगर कोई गरीब आदमी ऐसा बोलेगा ना डॉक्टर को कि मुझे जल्दी जाना है घर, मुझे ठीक कर दो, तो डॉक्टर का एक ही जवाब होता है, इतना ही था ना तो प्राइवेट में इलाज करवा लो। क्यों? क्योंकि वहां तुम्हारा फ्री में इलाज हो रहा है। तो वहां पर ना आप ऐसे 3-5 नहीं कर सकते, आपको लंबी लंबी नाइलों में लगा रखा है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि अरे हमारा जल्दी काम करवा दो, तो वो यही बोलते हैं कि इतना ही है तो प्राइवेट में जाकर के लाखों रुपए दो, वहां पे इलाज होगा। इसीलिए जीवन में पैसा कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिसके पास पैसा होता है उसी की इज्जत होती है। बहुत सही बात बोली मैंने। तो इसीलिए अब मतलब रियलिटी है, एक्चुअल में पूरे दुनिया की रियलिटी। आपकी जेब में पैसा है तो इज्जत है, पैसा नहीं है तो भाड़ में जाओ, जानवर से भी बदतर इज्जत है आपकी। तो क्या है, वहां पे मैं क्यों ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं कि वहां पे क्या होता है कि कोई सुनता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कस्टमर को ख्याल वयाल नहीं रख रहे। जैसे कंट्रोल वंट्रोल के वो जो होते हैं ना, जहाँ पे राशन बिकता है, तो वहां पर ऐसा नहीं, वो 1 रुपए किलो 5 रुपए किलो जो चावल गेहूं बिकते हैं, तो वहां पर कोई ऐसे थोड़ी बोल सकता है ऐसे कैसे चावल दे दिए भाई तुम, एक तो दे रहे हैं ऊपर से। तो वहां पर क्वालिटी का कोई ध्यान नहीं होता है। जैसे सरकार गरीबों को खाना बंटवा रही है, गरीबों को सरकार कंबल वगैरह बंटवा रही है, कपड़े वगैरह बंटवा रही है, तो ऐसे केस में जो है कोई मतलब नहीं है क्वालिटी से। मतलब यहाँ पर हम क्वालिटी क्वालिटी नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में तो मैक्सिमम क्वालिटी देंगे ना। अगर प्राइवेट सेक्टर में किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाओ और आपकी जेब में अगर 2-3 लाख रुपए हैं, तो भाई आपको तो 5 स्टार जैसा ट्रीटमेंट देंगे मस्त। एक एक 10-10 मिनट में अलग अलग डॉक्टर आएगा, और कैसा लग रहा है आपको? क्यों? क्योंकि आपने पैसा दिया है ना। जब पैसा दिया है तो फिर आपका ट्रीटमेंट भी वैसे होगा। क्या क्लियर हुआ क्या दोस्तों लास्ट वाला? तो ये इतना जो ये नीला नीला डब्बा बताया ना मैंने, इस नीले डब्बे का मतलब यही है दोस्तों कि हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बारे में कुछ बातें बता रहे थे। बेटा किससे बात कर रहा है? अभी अभी कुछ मामला जमा है क्या? क्या दिक्कत? तो राहिल को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हो तुम लोग? तो भाई है तो क्या वो उसको लेने का भी तुमने ही ले रखा है? क्लास के बीच में नहीं जाना, मना ही कर दो। सुनो मेरी बात, 3 तरीके की चीजें बताई, कुछ नहीं था, बहुत सिंपल है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर मैं तीनों को मिक्स करके बताऊं तो कुछ बुराइयां करी, कुछ अच्छाइयां करी। अच्छाइयां क्या क्या है दोस्तों? कि जब भी गवर्नमेंट का कंट्रोल आता है तो एक थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। तो जब भी हमारी, अभी 5 मिनट जो बोलूंगा वो सुन लेना ध्यान से, पूरा रिकैप हो जाएगा। जब भी नेशनल सिक्योरिटी की बात आएगी तो गवर्नमेंट को देखेंगे, और पार्लियामेंट का भी इन पे डायरेक्ट कंट्रोल होता है, तो मतलब थोड़ी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। पब्लिक के प्रति इनकी क्या बढ़ जाती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। और ये गवर्नमेंट को क्या देते हैं? पैसा कमा करके देते हैं। ये इनकी अच्छी अच्छी बातें थी। इनकी बुराइयां ये है कि ये क्वालिटी पर ध्यान नहीं दे पाते। दूसरा यह है कि जो ब्यूरोक्रेट, मतलब जो जो इनके जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं ना, वो बिल्कुल भी अपने हिसाब से कोई डिसीजन या कोई रिस्की डिसीजन नहीं ले सकते। इसीलिए ग्रोथ नहीं हो पाती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की। और कुछ भी पूछना पड़ता है ना, तो कुछ भी कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। हर चीज के लिए हमको हमारे सीनियर से पूछना पड़ता है। ये इसकी बुराइयां थी। इसका ऑडिट कौन करता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया करवाता है इसका ऑडिट। अकाउंट्स और ऑडिट दोनों। इनकी फंडिंग सरकार के खजाने, मतलब सरकार की ट्रेजरी से होती है, और सरकार की ट्रेजरी में ही ये लोग कमा करके पैसा देते हैं। और इनके बहुत सारे सब डिवीजन वगैरह भी होते हैं, और ये पूरी तरीके से जवाबदेह किसको होते हैं? मिनिस्ट्रीज को। अब क्लियर हुआ क्या दोस्तों? अब क्लियर हो गया?
बहुत बढ़िया। अब स्टेचुटरी कॉरपोरेशन। स्टेचुटरी कॉरपोरेशन बहुत सिंपल है। गवर्नमेंट कंपनी अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्टेचुटरी कॉरपोरेशन में तीन चित्र आपके सामने दिख रहे हैं। सुनो मेरी बात। पहला है दोस्तों आरबीआई। आरबीआई कहता है सावधान रहें, सतर्क रहें, आरबीआई। दूसरा एलआईसी, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, मतलब के अनाज वगैरह जो भी प्रोवाइड करते हैं, फूड कॉरपोरेशन। ये होता क्या है, ये क्यों होता है, क्या होता है, सुनो मेरी बात। अब आप लोग कॉमर्स कॉमर्स का बेसिक बेसिक हो गया खत्म, अब थोड़ी एडवांस लेवल की चीज आएगी। अब आपको थोड़ा सा अपना कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा। वो हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये वो हो गया खत्म। अब थोड़ा सा अपन एडवांस लेवल की चीजें पढ़ रहे हैं जो उससे भी सिंपल है। बस आपको कंसंट्रेशन इधर रखना पड़ेगा। जय माता दी। सुनो रे मोरिया। सुनो मेरी बात। स्टेचुटरी कॉरपोरेशन मतलब ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये काम तो इंडिपेंडेंटली ही करती है। मेरी बात समझना ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं। सुनो मेरी बात इधर। जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट थे ना, मेरी बात सुनो। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट के बच्चे थे, बच्चे पोते थे गवर्नमेंट। ठीक है। मतलब गवर्नमेंट का बेटा मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री का बेटा डिपार्टमेंट, ये बेटा बेटा खेल रहे थे। लेकिन लेकिन अरे मतलब दादाजी पोता बेटा ये सब था ना उसमें। लेकिन स्टेचुटरी कॉरपोरेशन में, स्टेचुटरी कॉरपोरेशन में इधर देख लो। स्टेचुटरी कॉरपोरेशन में ना, ये एक्चुअल में डायरेक्टली पिताजी नहीं है, ये ताऊ जी या चाचा जी है इनके, मतलब के कुल मिला के स्टेचुटरी कॉरपोरेशन इंडिपेंडेंटली ही काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही हमारी 11th 12th हुई या 10वीं जैसे हुई, तो पापा ने बोला बेटा तेरे वो मामा के भैया है, मामा के लड़के ना तेरे भैया, या फिर तेरे चाचा जी, उनसे पूछ ले, वो इंजीनियर है ना, वो सीए है ना, वो लॉयर है। ऐसे बुला बुला के ज्ञान देते हैं ना। और बोलते हैं कि अरे ये कुछ भी पढ़े तो इसका ध्यान रखना। या फिर आप में से कुछ लोग क्या है, घर छोड़ करके आए होंगे, किसी रिश्तेदार के घर रह रहे होगे, कोई तो रह रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पंचायत मत करो। कहने का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जो है इन पे सिर्फ कंट्रोल रख रही है। मतलब ये कुछ भी करते हैं ना, तो सरकार से पूछना पड़ता है। बस इतनी सी बात है। सरकार इन पे पूरा कंट्रोल नहीं कर रही है। बस सरकार से इनको क्या करना पड़ता है, कुछ भी करने से पहले पहले चाचा जी से पूछना पड़ता है, क्यों मामा जी ये वाला सब्जेक्ट ले लूं क्या, और ये वाली कोचिंग में एडमिशन ले लूं क्या चाचा जी, ऐसे होता है ना। तो बस ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट वो है, पढ़ लेते हैं, सुनो। स्टेचुटरी कॉरपोरेशन क्या होती है, पब्लिक इंटरप्राइज। ओह अरे क्या बात है। स्टेचुटरी स्टेचुटरी को स्टेचुटरी कॉरपोरेशन, इतने फोन तो मेरे को नहीं आते भाई। स्टेचुटरी कॉरपोरेशन क्या होता है, पब्लिक इंटरप्राइज होती है। पब्लिक इंटरप्राइज होती है जो स्पेशल एक्ट के अगेंस्ट क्या होती है, आती है। बोलोगे क्या स्पेशल एक्ट क्या होता है, सुनो ध्यान से समझ में आएगा। ये बहुत काम की चीज है, ये सीए में ये सारी चीजें काम आती है। इधर देख लो बेटा, सुनो मेरी बात। स्पेशल एक्ट मतलब कि तू कोई स्पेशल है क्या, तेरे लिए अलग से थोड़ी पनीर बनेगा, भिंडी बनी है चुपचाप खा ले, स्पेशल एक्ट। लेकिन अगर कोई मेहमान आया है तो उसको तो बोलते हैं ना, अरे गुड्डू क्या खाएगा, ये बना दो गुड्डू के लिए। मतलब खुद के बच्चे के लिए कुछ नहीं बनाएंगे, लेकिन कोई मेहमान का बच्चा आएगा तो उसको तो अलग से कुछ बना के खिलाते हैं ना। सुनो मेरी बात। स्पेशल एक्ट, पहला आपका जाना माना एक्ट, सुन लो मेरी बात को। द कम कंपनीज एक्ट। बेटा, ए बेटा इधर, ये कंपनीज एक्ट भी तो स्पेशल एक्ट ही है। ये सिर्फ स्पेशली किसके लिए बनाया गया है, कंपनी, कंपनी के लिए बनाया गया है। दूसरा, इधर 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 सुनो मेरे। एक पता है एसबीआई एक्ट भी है। ये एसबीआई लंच वाली एसबीआई है ना, एसबीआई एक्ट भी है। एसबीआई एक्ट का शायद 1949 ऐसा कुछ है, 1949 है। एसबीआई एक्ट अलग से बनाया हुआ है। ये टप्पू है क्या,
इसने हेयर स्टाइल चेंज कर ली। सुन, एसबीआई एक्ट बनाओ, सुनो मेरी बात। दूसरा, एक आरबीआई एक्ट भी है, कहाँ गया रे, एक मिनट, एक, अरे चुप रहो यार, इधर देखो, बहुत टाइम पास हो यार तुम लोग, इधर देखो। इसके अलावा अलग अलग एक्ट बना रखे हैं अपन ने, अलग अलग लॉ बना रखे हैं, एक आरबीआई एक्ट भी है दोस्तों। आपको पता है एक सेबी एक्ट भी है। आप बोलोगे ये क्या क्या नाम लिख रहे हो, मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं, सुनो मेरी बात। अगर, बता रहा हूं वही, बता रहा हूं वही, पहले लिख दिया, अब समझा रहा हूं। सारे लोगों का ध्यान इधर, टप्पू इधर देख बेटा, तुम सारे बात करने वाले एक साथ मत बैठो, इधर आगे बैठ जाओ। सुनो, ये जो सेबी है ना, इस सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सुनो, जो शेयर मार्केट होता है ना, शेयर मार्केट से रिलेटेड जितने भी रूल्स होते हैं, समझना मेरी बात को, शेयर मार्केट से रिलेटेड जितने भी कानून वगैरह होते हैं ना, वो कहां लिखे रहते हैं दोस्तों, ये सेबी एक्ट में। मतलब इसको आप बोल सकते हो शेयर मार्केट का लॉ, शेयर मार्केट्स लॉ। अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो आपको, जो सेबी एक्ट होता है ना, इधर देख ले बेटा, सेबी एक्ट में क्या है, शेयर मार्केट से रिलेटेड सारा कानून लिखा हुआ है। कंपनीज में किससे रिलेटेड कानून लिखा हुआ है दोस्तों, कंपनीज एक्ट में कंपनीज से रिलेटेड। आरबीआई एक्ट में बैंक से रिलेटेड, मतलब अपने देश के जितने भी बैंक, मतलब बैंकिंग रिलेटेड जितने भी कानून है, वो सब कुछ कहां दे रखे हैं दोस्तों, आरबीआई एक्ट में दे रखे हैं। मतलब कि इन शॉर्ट, अपने देश में अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग कानून बनाया हुआ है। जैसे मजदूरों के साथ या वर्कर्स के साथ गलत ना हो जाए तो लेबर कंज्यूमर सॉरी लेबर एक्ट अलग से बनाया हुआ है, लेबर लॉ अलग से बनाया हुआ है, जो सीएस में लोग पढ़ते हैं। सीएस में जो है लेबर लॉ चलता है, उसमें मजदूरों से रिलेटेड कानून, फैक्ट्री से रिलेटेड कानून होता है। दूसरा, अगर ग्राहक के साथ कुछ गलती हो जाए, मतलब ग्राहक के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो उसके लिए पता क्या बनाया गया है, कंज्यूमर कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है, जो किसका ख्याल रखता है दोस्तों, फॉर प्रोटेक्शन, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स इंटरेस्ट। मतलब कंज्यूमर का ख्याल रखने के लिए हमने क्या बना दिया दोस्तों, कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट बना दिया। एक मिनट, तो आपको समझ में आ रहा है क्या मैं कहाँ लेकर के जा रहा हूँ। मतलब इस देश में अलग अलग कानून बना रखे हैं अलग अलग लोगों के लिए। जैसे अ, अगर मान लो आपका कुछ लाइक जैसे होता है ना कि किसी पर्टिकुलर वर्क प्लेस में जो है लड़कियों के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए पता है अलग से हरासमेंट का एक एक्ट बना रखा है कि वुमन के साथ सेक्सुअल हरासमेंट अगर होता है तो उसके लिए अलग से कानून बना रखा है कि फैक्ट्री में उसके साथ गलत ना हो, तो उसके लिए अलग से कानून बना रखा है। मतलब के हर चीज के लिए अपना एक अलग से कानून बना हुआ होता है। तो समझना मेरी बात को, मैंने क्यों बताया। ये जो लिखा है ना यहाँ पे कि ये वाली जो स्टेचुटरी कॉरपोरेशन है ना, ये बनाई गई, अरे सुन, ये बनाई गई ना, जैसे एग्जांपल के तौर पे जो आरबीआई बनाया गया, जो आरबीआई बनाया गया ना, तो ये आरबीआई जो है ये आरबीआई एक्ट के अंतर्गत बनाया गया। आप समझना मेरी बात को, कंपनी बनाई जाती है तो कंपनीज एक्ट के अंडर बनाई जाती है। वैसे आरबीआई बनाया आरबीआई एक्ट के अंदर। कोई भी स्टॉक मार्केट अगर अपन खोलते हैं ना, स्टॉक मार्केट सेबी एक्ट के हिसाब से खोलता है, मतलब स्पेशल एक्ट के हिसाब से ये जन्म लेता है। जैसे मैंने बोला था ना, कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, लॉ के द्वारा जन्म लेती है। कौन सा लॉ, कंपनी लॉ। वैसे ही एक बैंक अगर जन्म लेगा तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई एक्ट, मतलब बैंकिंग रेगुलेशन भी अलग बनाया गया है, आरबीआई भी, मतलब हर चीज के लिए अपना एक अलग एक्ट बनाया गया है। क्लियर हुआ क्या। तो पहला पॉइंट ये बोलता है, और इस एक्ट में सब कुछ लिखा रहता है दोस्तों, आप क्या काम करोगे, आपके फंक्शन, आपके क्या नियम अप्लाई होंगे, कौन सी रेगुलेशन अप्लाई होगी, ये सब कुछ लिखा हुआ होता है इस एक्ट में। और कमाल की बात तो यह है, इस एक्ट को पावर कौन देता है, गवर्नमेंट। यानी कि 100 की सीधी बात, गवर्नमेंट इसके डिसीजंस लेगी, गवर्नमेंट इसके लिए रूल्स वगैरह बनवाएगी। और ये कुछ भी करेंगे ना तो गवर्नमेंट से पूछ करके करेंगे। दे हैव द पावर ऑफ गवर्नमेंट कंसिडरेबल अमाउंट,
ताकि ये फ्लेक्सिबली ऑपरेट कर सके। सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और इसमें क्या डिफरेंस है। तो हम ऐसा लिखेंगे कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, लेकिन यहां पर ना गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दे रखी है। अब तक भी अगर कोई सो रहा हो तो 2 मिनट सुन लो, पूरा समझ में आ जाएगा दोनों में क्या डिफरेंस है, समझो। यहां पर पता है क्या है, यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल हम एक स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन है, सब काम कर रहे हैं। उस गेट से मोदी जी आए और इधर आकर खड़े हो गए, उन्होंने बोला भाइयों और बहनों अगले 1 महीने के लिए आपको ये काम करना है, ठीक है, अब आपके हिसाब से कर लेना, मैं तो जा रहा हूं। और वो चले गए और 1 महीने में आए ही नहीं। अब अपन अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। मतलब मोदी जी ने क्या बोला, भाई मेरे को तो अपने को एक टारगेट दे दिया फॉर एग्जाम्पल कि अपन सबको मिल करके 50 करोड़ रुपए कमा करके देने। अब तुम कैसे भी कमाओ, मेरे को उससे मतलब नहीं है। गवर्नमेंट आई और गवर्नमेंट ने ऐसा अनाउंस कर दिया कि मुझे 50 करोड़ रुपए कमा करके दे दो, और वो चली गई। तो मतलब इंटरफेरेंस वगैरह नहीं है। सिर्फ अगर कुछ करेंगे ना तो एक बार अप्रूवल लेना पड़ेगा, बाकी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करो। मतलब अगर तुम अब किसी को एम्प्लॉय को निकालना चाहते हो, किसी को लाना चाहते हो, कोई नई स्कीम इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हो, अपने ऑफिस में कुछ चेंज वगैरह कराना चाहते हो, तो छोटी छोटी चीजों के लिए गवर्नमेंट को परेशान मत करना, बस इसने अप्रूवल दे दी है। लेकिन वही अगर मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता तो मेरे को छोटी छोटी चीजों के लिए भी गवर्नमेंट का अप्रूवल लगता है ना। एक जरा सा मान लो फर्नीचर टेबल ही सही करवाना है तो पहले गवर्नमेंट से पैसा आएगा फिर करवाऊंगा। मतलब गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट बच्चे हैं, और ये जो स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन है ये मौसी के लड़के हैं, मतलब इतना भी कंट्रोल नहीं है, हैं बुआ के लड़के। मतलब के साल भर में 6 महीने में एक बार फोन करेगी बुआ बेटा कैसा चल रहा है, लेकिन रोज रोज थोड़ी परेशान करेगी। क्या समझ में आया क्या दोस्तों। तो ये जो LIC है, RBI है, या फूड कॉरपोरेशन है, इसको गवर्नमेंट का सपोर्ट तो रहता है, लेकिन गवर्नमेंट पूरी तरीके से दखल अंदाजी नहीं करता है दोस्तों। और इसके कुछ फीचर्स लिमिटेशन है जो अपन आगे पढ़ेंगे। यहां तक क्लियर हुआ क्या दोस्तों। थोड़ा सा मेरी बात सुनो, ध्यान से पढ़ लिया करो, क्योंकि क्या है ना, एक ही चीज को 15 बार रिपीट नहीं कर सकते, कोई सेंस नहीं बनता है। एक ही बार में सुन लिया करो तो एग्जाम्पल्स पे फोकस कर पाएंगे। रिपीट कर करके टाइम वेस्ट होता है बेटा, ठीक है। बाकी का अपन कल पढ़ते हैं। बाय बाय।